नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। नमन जैन, LIC डबल ए 2019 बैच में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो नमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, बैंकर कपल पे। तो आज थैंक यू हम प्रतीक। आपसे जानेंगे कि कैसे आपका LIC डबल ए का सफर रहा, कैसे आपने तैयारी करी, उसके बाद LIC के अंदर कैसा वर्क कल्चर होता है। तो काफी सारे सवाल हैं हमारे पास, अभी नोटिफिकेशन भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी आएगा। तो एक एक करके हम प्रश्नों को स्टार्ट करें। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, ताकि ऑडियंस को पता पड़ सके थोड़ा आपके बारे में भी। मेरा नाम नमंजन है। मैं बेसिकली हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है। ओके ओके ओके। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी आपने ग्रेजुएशन? यस सर। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। नमन, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका 2019 में हुआ था सिलेक्शन, है ना? यस। हम्म। तो एक्चुअली क्या नाम है, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो उसके बाद एक जैन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम JATF है। तो उस ग्रेजुएशन के जस्ट बाद उनका एक एग्जाम होता था, वो एग्जाम दिया। उसके बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, तो मैंने जो अपनी जो प्रिपरेशन है वो हम्म। JTF से स्टार्ट की है। अच्छा, तो वहां JATF पे में रह के आपने मैं थोड़ा। प्रिपरेशन की? या, हम्म या, हम्म हम्म हम्म। हम्म, नमन, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने LIC डबल की प्रिपरेशन करी, तो जैसे हर एग्जाम का अपना एक फंडा होता है कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई, जैसे यूपीएससी के लिए लोग बोलते हैं 1 साल 1.5 साल का वक्त चाहिए। IBPS PO के लिए कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए। तो LIC डबल की तैयारी आपने कब स्टार्ट करी? और जब प्री का एग्जाम आया, उस वक्त स्टार्ट करी एडमिट कार्ड, या नोटिफिकेशन आने के बाद, या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद? मतलब आपने कितना टाइम लगा आपको इसका प्रिपेयर करने में पूरा? एक्चुअली क्या नाम है, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था। लेकिन जब हम्म जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि मैंने प्रिपरेशन लगभग दिसंबर 2018 में, जब मैंने JTF ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मैं ज्वाइन हुआ था, उसके हम्म बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 ईयर लग गया था इसमें हम्म। सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा अगर अपन एग्जाम के बारे में बात करें, तो ये किस तरह का एग्जाम होता है, और प्री के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, और उसकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी जो आपको क्लियर करने में आपको मदद की? एक्चुअली इसके जो प्री एग्जाम होता है वो जस्ट लाइक अदर बैंकिंग एग्जाम की तरह ही इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं: क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। हम्म जब मैंने एग्जाम दिया था इसमें LIC ने 2 चीज नई लाई थी। तो हम्म उसमें से एक चीज थी कि आपका एक जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है उन्होंने हम्म। प्री डिसाइडेड कर दिया था, जो आपका 50% मार्क्स होगा। ओके। और उसमें LICW में जैसे अर्लियर जो बैच जाते हैं उसमें भी ये देखा गया, थोड़ा इंग्लिश का कम वेटेज दिया जाता है। इंग्लिश जस्ट हम्म लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स के हम्म एज ए क्वालिफाइंग मार्क्स ही ट्रीट किया जाता है। मतलब मार्क्स जो है वो मेनली रीजनिंग और एप्टी के मायने रखते हैं, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इंग्लिश क्या ओनली, इनफैक्ट मेंस में भी इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग नेचर का था। आपके जो मार्क्स है वो ओनली जो अदर सब्जेक्ट्स है उन्हीं के मायने रखते हैं। हम्म। तो जितना मैं समझ सकता हूँ कि जो प्री का पैटर्न होता है वो लगभग IBPS SBI जैसा ही होता है, LIC का। यप। हम्म। फर्क इस वो इसमें उन्हीं के इतना होता है जैसा। कि ये मिनिमम मार्क्स पहले से दे के रखते हैं कि इतने तो आपको लाने ही लाने हैं। हम्म। हाँ, ये मिनिमम मार्क्स इनका ये रहता है और उसके ऊपर आपको कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है कट एक्चुअली। ऑफ क्लियर करना पड़ता है। ओके ओके। मिनिमम मार्क्स अलग है और कट ऑफ मार्क्स उससे अलग निकलते हैं। तो जो कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं उसी के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है एक्चुअली। मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। तो नमन, अगर हम बात करें कि जो मेंस का एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें जैसे एक दो सब्जेक्ट जहां तक मुझे ध्यान है कि इसमें ऐड होते हैं, जैसे इंश्योरेंस वाला पार्ट थोड़ा बहुत आता है उसके अंदर, उसका एक पूरा अलग से एक सब्जेक्ट होता है। बाकी रीजनिंग एप्टी आपकी रहती है, और एक सब्जेक्टिव होता है शायद इंग्लिश का इसमें। तो बाकी सब तो अपने जनरल बैंकिंग की जैसे तैयारी करते हैं तो वैसी तैयारी बन जाती है, लेकिन इंश्योरेंस वाला जो फाइनेंशियल मार्केट करके एक वो जो पेपर होता है, और जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है, उसकी तैयारी आपने कैसे करी थी, और क्या सोर्सेज यूज करे थे आप? एक्चुअली ये क्या नाम है, हम सबके लिए ही नया था। जिसने 2019 में प्रिपरेशन किया था। तो हम्म इंश्योरेंस का किसी को आइडिया नहीं था कि इंश्योरेंस हम्म में एक्चुअली क्या पूछा जाएगा।
हम्म उसमें जब 2019 में नोटिफिकेशन जब ये एग्जाम लिया गया था, तो हम्म उसमें मोस्टली मार्केटिंग के क्वेश्चन थे और कुछ कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन थे। और हम्म इंश्योरेंस के जो आप यदि आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट इंश्योरेंस में है, तो हम्म उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ही थे, मान सकते हैं। हम्म। इसमें मेरा बैकग्राउंड बीकॉम था, तो इसका उसका मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला था। तो इंश्योरेंस के अंदर इसमें क्या न्यूमेरिकल आते हैं या केवल थ्योरेटिकल आता है? इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे। ओके। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो जनरल क्वेश्चन थे। उसको क्या नाम है, यदि यदि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या करंट अफेयर को आप थ्रोली स्टडी करते हैं, तो वो क्वेश्चन को, करंट अफेयर के क्वेश्चनों को न्यूमेरिक में थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाया गया था। अच्छा अच्छा लाइक अच्छा। जैसे लाइक आपका जैसे 80 सी के अंदर क्या नाम है 1.5 लाख का डिडक्शन होता है, जैसे मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ, तो हम्म। उसमें यही था कि आपका क्या नाम है, कितने लाख तक ये हो सकता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बना के वो दिए गए थे। हम्म। और दूसरी चीज और है इसके अंदर के काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि एलआईसी में शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है डबल एओ के पेपर में। यस, यस। हम्म। LIC में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपको क्या नाम है, जो आपके जितने भी मार्क्स स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसके अंदर एक थोड़ा सा एज रहता है, लेकिन इससे कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं उसके अंदर, क्योंकि बच्चे सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट। यस, तो इसे कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है। कट ऑफ इस कारण से हाई जाता है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि सोर्सेज आपने कुछ यूज किए थे इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए, या आपने नॉर्मल जो जैसा आप बता रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के और बस वैसे ही क्लियर किया था? एक्चुअली उस टाइम में इंश्योरेंस का किसी को आइडिया नहीं था। तो हम्म जो जनरली जैसे अड्डा 24/7 पे कुछ इंश्योरेंस के रिलेटेड वीडियोस आई थी, और हम्म। एक IBPS गाइड नाम का एक पोर्टल है, उस पे कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन आए थे। बस ओके। मैंने उन्हीं को थोड़ा सा देखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जर्वेशन किया था। और बाकी आपको फायदा मिला था कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो वहाँ इंश्योरेंस आपने हाँ, कभी किया नहीं। कॉमर्स। हम्म हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या, मैंने फाइनल सेम में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से मैक्सिमम मेरे फाइनल सेम के थोड़ा सा आ गए थे, तो उसको मैंने थोड़ा अटेम्प्ट करने में मुझे इजीनेस रहा था। हम्म। और जो बाकी सब्जेक्ट थे उनकी जनरल बैंकिंग जैसी तैयारी होती है, जैसे रीजनिंग, एप्टी, जीके वगैरह जो आप हाँ करते हैं, उनका लेवल हाँ, वैसा ही उसमें रहता है? कुछ, हाँ उसका एक्चुअली यदि हम माने SBI PO के जैसे, तो SBI PO से बहुत कम रहता है। और हम्म आप ये लगा सकते हैं, PO और कलर के जो मिड का लेवल है वो इसके मेंस में आता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि सब्जेक्टिव भी होता है इंग्लिश का मेरे ख्याल से मेंस के अंदर। यस। हम्म तो हम्म जो सब्जेक्टिव होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें ओके। आपका एक लेटर और एक ऐसे आता है, जस्ट लाइक अदर PO मेंस एग्जाम। तो हम्म। उसमें वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। यदि तो आपको जैसे मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं, तो यदि आपके 50% मार्क्स आ गए तो वो आपको क्लियर हो जाता है। उसका हम्म। ना तो आपका मेरिट लिस्ट में जो वेटेज है वो नहीं मिलता है। वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का नाम है। तो वहां पे लेटर टाइपिंग वगैरह आपको सिस्टम पे ही करनी होती है, वहां कंप्यूटर के ऊपर ही करनी यस। होती है हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेशन? कंप्यूटर के ऊपर ही आपको लेटर टाइपिंग करनी होती है। हम्म। नमन, एक चीज और बताएं कि आपने मॉक टेस्ट जो होते हैं इसके, क्योंकि एलआईसी में थोड़ा जैसे इंश्योरेंस वाला पार्ट आपने बताया, और इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है, तो मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आप किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाते थे? और एंड के आखिरी के 10-15 दिन जब एग्जाम के पहले हमारे पास बचते हैं, और खास करके जो प्री से मेंस के बीच का जो गैप होता है, तो मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? एक्चुअली जो मैं आपका जो यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म आपकी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो मॉक टेस्ट ही बनाते हैं। तो हम्म मेरा क्या रूटीन ये रहता था कि हम्म मंडे टू फ्राइडे हमेशा एक एक मॉक टेस्ट लगाता था, और एंड ऑफ द डे सैटरडे का एक मेंस का मॉक टेस्ट देता था। तो ये हम्म मेरा शुरू से ही चलता आ रहा था। तो हम्म उसके कारण मुझे ये थोड़ा सा इजीनेस लगा कि हम जो स्ट्रेटेजी बनानी थी वो मुझे
अच्छे से वहां पे ठीक लगी और ऐसे हम्म एग्जाम क्रैक हो गया। हम्म। इसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट होता है वो इंटरव्यू का होता है। आपका प्री होता है, मेंस होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे उस वक्त, अगर आपको कुछ ध्यान हो, और कैसा वहां पे जो पैनल होता है उनका क्या बिहेवियर रहता है। एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। हम्म हालांकि जो पैनल था वो बहुत सपोर्टिव था, कि हम्म। उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि जिसका आंसर मुझे नहीं आता है। मोस्टली मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई हम्म अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इनफैक्ट जो मेरे बैचमेट हैं उनसे भी मैंने बात किया तो मोस्टली उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, और आपका जो करंट यदि जॉब सिनेरियो है तो आपके हम्म जॉब में से कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम्म बस मेरा ये था कि मैं कभी इंटरव्यू दिया नहीं, मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। तो थोड़ा हम्म सा मैशअप हो गया था। हम्म मार्क्स मेरे इतने थोड़े अच्छे नहीं आए थे। बट हम्म मैंने मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने मेंस में अच्छा अच्छा ग्रेप बना लिया था, तो मेंस में मेरे ज्यादा मार्क्स थे तो उस कारण से मेरा सिलेक्शन हो पाया था। हम्म। कुछ सवाल आपको ध्यान है जो आप बता सकते हो कि इंटरव्यू के अंदर आपके पैनल ने क्या पूछे थे, भले ही आप उनका जवाब नहीं दे पाए हो, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा एक के इंटरव्यू खराब होने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है अगर मेंस स्ट्रांग हो तो। तो उसमें इंटरव्यू में मुझे जैसे डिफरेंस ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टी और हम्म क्या नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इस टाइप हम्म। के क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्टली जो मेरे क्वेश्चन थे वो बैलेंस शीट के से ही थे। ओके, बैलेंस शीट में हम्म, से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। हाँ बैलेंस शीट में से ज्यादा थे क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था इसी कारण से। हम्म। नमन, एक चीज और बताएं कि जैसे आप, ये तो हो गया कि जब आपकी जॉब लगी, आपने इंटरव्यू दिया, प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद आपने क्लियर किया, फिर आप एलआईसी में लग गए। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन से लेके और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक लगभग कितना टाइम लगता है एलआईसी में। अराउंड 6 to 7 मंथ्स में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और ओके। 8th मंथ में आपका ट्रेनिंग आ जाता है, तो उससे आप ऑफिशियली 8 मंथ में आप ये मान सकते हैं आप ऑफिशियली LICW बन जाते हैं। और ट्रेनिंग मतलब कितने टाइम का होता है इसका। ट्रेनिंग इसका 3 मंथ्स का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, 3 मंथ्स का ब्रांच ट्रेनिंग हम्म। और 3 मंथ्स का रिफ्रेशर। अराउंड 9 मंथ का आप मान सकते हैं कि ना ट्रेनिंग अच्छा। होता है। और ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी पूरी मिलती है आपको। हाँ सैलरी पूरी मिलती है। ओके, और प्रोविजन जो होता है इसमें, प्रोविजन पीरियड कितना रहता है एलआईसी डब्ल्यू का। 1 ईयर, वन वन ईयर का आपका ईयर प्रोविजन। हाँ, क्योंकि बैंक पीओ में नॉर्मली मेरे ख्याल से 2 साल का रहता है सब जगह जहां मैं हूं अभी। तो वहां 2 साल का रहता है। तो एलआईसी में आपका नहीं एक साल LIC में 1 साल का रहता है हमारा। एक साल का रहता है। और एक चीज और है कि प्री से मेंस के बीच में कितना टाइम मिलता है, मतलब जब प्री खत्म होता है उसके बाद मेंस की तैयारी करने के लिए। अराउंड 2 मंथ्स मिल जाते हैं आपको। ओके, 2 महीने के करीब आपको मिल जाता है मेंस। 2 महीने के करीब मिल जाते हैं। हम्म। नमन, अब हम थोड़ा जॉब के बारे में बात करेंगे कि जैसे आपकी एलआईसी डब्ल्यू में आपका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है और वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और उसके बाद फिर आपकी एक्चुअली वर्क प्रोफाइल वगैरह कैसी रहती है उसमें। ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक एज अदर गवर्नमेंट सेक्टर। ट्रेनिंग का पीरियड आपका एक गोल्डन पीरियड होता है, जैसा आपको पता ही होगा। तो हम्म हमारी जैसे अब की बार नॉर्मली ट्रेनिंग LIC के एक ZTC बने हुए हैं, जोनल ट्रेनिंग सेंटर। तो हम्म वहां पे ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब की बार LIC ने इनिशिएटिव लिया था कि सभी जितना भी 30th बैच है उसकी हम्म। ट्रेनिंग एक साथ की जाए। तो ओके इसके लिए जो इंफोसिस कैंपस है मैसूर में, तो ओके। वहाँ पे सभी की ट्रेनिंग हुई थी। और वहाँ पे जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है हम्म उसको थोड़ा बताया जाता है, क्योंकि LIC का जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो वो हम्म टोटली डिफरेंट है अदर बैंकिंग सेक्टर से। क्योंकि इसके बारे में मोस्ट ऑफ पर्सन को पता भी नहीं रहता कि इंश्योरेंस में कैसी क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, किस तरीके से वो होता है। तो वो सब कुछ आपका इंडक्शन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और हम्म उसके बाद 3 मंथ्स होता है आपको ब्रांच ट्रेनिंग। तो ब्रांच ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल पे
आपको असाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नाम है सारा नॉलेज दिया जाता है। हम्म। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में आपका जेटीसी जेटीसी जो जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे बुलाया जाता है, और उसको जो फर्दर जो नॉलेज है वो दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आती है तो उस वक्त जो प्लेसमेंट होता है तो वो वहां आपसे वो प्रेफरेंस पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहेंगे या कौन सी जगह, या एलआईसी अपने लेवल पे ही करता है इसके अंदर? एक्चुअली जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है एलआईसी अपने लेवल पे ही करता है। ओके। और इसका बेनिफिट ये होता है कि एलआईसी थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है। तो हम्म। वो नियर अबाउट ही पोस्टिंग देता है, ये नहीं है कि ज्यादा दूर पोस्टिंग दे दिया। और बस हम्म। घर से ये मान लीजिए कि 600-700 किलोमीटर के आसपास दे देता है हम्म। अभी। बट जो हमारा जो रिसेंट बैच था उसका हम्म। पोस्टिंग थोड़ा सा दूर हुआ था। उसके पीछे कोविड रीजन था, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ मैशअप हो गया था। ओके ओके। हम्म। और हम्म। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो जॉब प्रोफाइल होती है, जैसे अब तो आपको टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से आपका प्रोविजन पीरियड भी खत्म हो गया होगा, तो आपकी Yes. प्रोफाइल क्या रहती है बेसिकली? जो डबल ए होता है उसका वर्क क्या होता है एलआईसी में? वर्क LICW इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वन ब्रांच। तो आपको क्या नाम है, एक ब्रांच में एक हम्म। डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। हम्म। इट डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच की आपका ब्रांच का वॉल्यूम क्या है। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है, आपको वो डिपार्टमेंट को पूरा अच्छे से संभालना पड़ता है। लाइक हम्म। जैसे क्लेम्स डिपार्टमेंट हो गया, पॉलिसी सर्विसिंग हो गया, या हम्म। अकाउंट्स सेक्शन हो गया। तो हम्म। आपको एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। हम्म। और बाकी इसके अंदर मतलब पब्लिक डीलिंग रहती है ज्यादा, या नॉर्मल रहती है, या बिल्कुल नहीं रहती? मतलब किस तरह का रहता है? पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि पब्लिक डीलिंग रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एजेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। ओके। तो पब्लिक डीलिंग होती है, लेकिन बहुत कम होती है। बहुत माइन्यूट लेवल पे होती है। माइन्यूट लेवल पे होती है। और वैसे मतलब बर्डन वर्क का कितना रहता है? ऑफिस टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? क्या ये मतलब सीजनल रहता है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है, या नॉर्मल रहता है? एक्चुअली LIC की सबसे बेस्ट पार्ट ही यही है, जिसके कारण मैंने ज्वाइन किया था, कि हम्म। ये थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता है। हम्म। अदरवाइज यदि आपके पास मार्केटिंग ना हो, मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रेशर रहता है आपके ऊपर। हम्म। और हम्म। यदि जैसा आपने कहा कि ये थोड़ा सीजनल रहता है, हम्म। लाइक जैसे मार्च आ जाएगा तो मार्च में थोड़ा सा ज्यादा बर्डन रहता है। नहीं तो बाकी के 11 महीने आपका क्या नाम है, अच्छे से आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। 10 to 5:30 का टाइमिंग रहता है। 5:30 पे इजीली आप क्या नाम हम्म। घर पे जा सकते हैं। और इसके अलावा 5 डे वीक का तो खैर अब पता पड़ ही गया है सबको कि एलआईसी में का फाइव तो डे वीक है। 5 डे वीक रहता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे दो पोस्ट और होती है जिसका एलआईसी रिक्रूटमेंट कराती है समय समय पे। एक आपका होता है असिस्टेंट, और एक होता है एडीओ करके एक पोस्ट होती है, मेरे ख्याल से अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर। यस। तो यस। एडीओ असिस्टेंट डबल एओ से कैसे डिफरेंट होते हैं? इनका क्या काम होता है बेसिकली? असिस्टेंट और एडीओ का जो काम होता है वो क्या काम होता है? एक्चुअली जो असिस्टेंट्स होते हैं वो WO के अंडर में जो मैनेजेरियल वर्क होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। ओके। लाइक कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना या कुछ भी जो एज अ हेल्पर लगा सकते हैं आप। तो हम्म। असिस्टेंट उनका काम करते हैं। हम्म। और जो एडीओज होते हैं जो आगे जाके हम्म। डीओ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम्म। आपकी मार्केटिंग की ही जॉब आप मान सकते हैं। कि हम्म। उनका काम होता है एजेंट्स को रिक्रूट करना, बिजनेस को क्या नाम है प्रोग्रेस करना, ये सब हम्म। उनका काम रहता है। तो ये डबल एओ के अंडर में होते हैं सब? एक्चुअली आप असिस्टेंट को WO के अंडर में कह सकते हैं, लेकिन जो डीओ होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह ही काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उनका वर्टिकल अलग एक्चुअली होता है। हाँ, उनका वर्टिकल एक्चुअली वो पूरा सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाते हैं। तो इसी हम्म। कारण से वो डिफरेंट हो जाता है, और ये WO और असिस्टेंट वो अलग आज निकल आते हैं। हम्म।
थोड़ा सा मैं ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में समझना चाहूंगा कि जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, तो नॉर्मली जैसे किसी सेक्टर में ऐसा होता है कि आप 3 साल वहां पोस्टेड रहते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है। तो आप लोगों के कैसा रहता है, जैसे डबल में आपकी पोस्टिंग हुई तो उसके कितने टाइम बाद आपको आपका ट्रांसफर होता है वहां से? जस्ट लाइक अदर पीएसयूज थे, आफ्टर 3 ईयर आपको ट्रांसफर दे देता है। और ट्रांसफर भी ऐसा देता है कि हाँ भी आपके होम ब्रांच जो है वहीं पे आपका ट्रांसफर दे देता है। यदि अच्छा। पॉसिबल हो सके तो वहाँ पे वैकेंसीज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहीं पे ट्रांसफर मिल जाता है। ठीक ठीक ठीक। और इनका प्रमोशन पॉलिसी कैसी रहती है LIC डबल में, मतलब क्या एग्जाम होता है इसका कोई इंटरनल, और कितने टाइम बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए, कुछ इस बारे में? एक्चुअली प्रमोशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, हम्म। तो उसमें जो आपका प्रमोशन लेवल रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका होता है। जैसे लाइक सीनियोरिटी बेसिस पे आपका हम्म प्रमोशन होता है। तो हम्म। इसमें आपका एग्जाम अभी तक एलआईसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हम्म। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि फर्दर आपका एग्जाम पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल करने का चांसेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी केवल सीनियरिटी बेसिस पे होता है, मतलब एग्जाम नहीं होता है इसका हाँ। कुछ? या। हम्म। हम्म। तो डबल ए के बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत आप बता सकेंगे कि जैसे डबल ए के बाद कोई प्रमोट होता है तो लगभग उसको कितना टाइम लगता है डबल ए बनने के बाद? अराउंड सिक्स 6 ईयर में आप WO to AO बन जाते हैं। अच्छा, और 6 ईयर डबल ए में। के बाद ए बन जाते हैं। या। इसके अलावा कुछ एक चीजें और है जो लोग जानना चाहेंगे, जैसे आपको अलाउंसेस सैलरी के बारे में तो यूट्यूब पे काफी सारी चीजें डली हुई है, गूगल पे काफी सारी चीजें हैं, लेकिन अलाउंसेस ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है कि LIC डबल ए को अलाउंसेस क्या मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि इसमें अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं आपके, मंथली क्वार्टरली जो भी है? अलाउंसेस का आपका 5 ईयर, इसमें भी दो सेगमेंट रहते हैं। यदि आप मार्केटिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग लाइन में हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स कहते हैं उसे। ओके। तो उनके उनके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग है, उनके अलाउंसेस अलग है। और जो नॉर्मल WO के हैं वो अलाउंसेस अलग है। अच्छा। जैसे मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, हम्म तो नॉर्मल जो WO रहता है उसके आपको मंथली मोबाइल मोबाइल चार्जेस का 400 रुपये। हम्म और इसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मिलता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। ये हम्म आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं। हम्म और यदि मैं वन टाइम अलाउंस की बात करूं, तो आपका 3 ईयर्स में एक बार आपको मोबाइल हैंडसेट या का अलाउंस मिलता है। उसके हम्म अलावा 5 ईयर्स में आपको एक फर्नीचर अलाउंस मिलता है। उसके अलावा अभी मैं देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक इतना ठीक, याद कोई नहीं है। बात नहीं। और कुछ आखिरी 2-3 सवाल और हैं मेरे, जैसे अभी नोटिफिकेशन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि LIC डबल ए का और ADO का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि जल्द रिलीज करने वाला है। एक चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो LIC के अंदर कुछ आप उनको ऐसी मोटिवेटिंग चीज बताना चाहेंगे कि क्यों LIC ज्वाइन करना चाहिए दूसरे के कंपैरिजन में? क्या इनका वर्क कल्चर, सैलरी, सब कुछ चीजें इनमें ऐसी क्या है जो दूसरी चीज जगह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है? एक्चुअली LIC की सबसे बेस्ट पार्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये हम्म आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। कि हम्म आई डोंट थिंक कि अदर बैंकिंग सेक्टर में ऐसा मिलता होगा। आप हम्म इजीली 5:30 तक आप यहाँ पे घर पे आ सकते हैं, यदि हम्म आप एज WO हो या आप एज असिस्टेंट हो। दोनों हम्म में ऐसा कोई फर्क नहीं है। हम्म तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अलाउंस या सैलरी की भी प्रोस्पेक्टिव से हम्म सोचें, तो हम्म LIC बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। हम्म इनफैक्ट यदि आप सैलरी स्ट्रक्चर में मिला के देखेंगे, तो आप SBI PO के इक्वल होगा या उससे ज्यादा ही होगा, आई थिंक। तो और एल आई सी का सबसे बेस्ट हम्म एल आई सी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो अपने एम्प्लॉयज की ओर थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न रहता है। और एक चीज, इसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नोटिफिकेशन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी में आने के चांसेस, जैसा हमें सुनने को मिल रहा है। और इसके अलावा वैकेंसी वगैरह कितनी आ सकती
सकती है, मतलब मैं नंबर तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन काफी समय से सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे रिटायरमेंट हैं एलआईसी में, अब एक के बाद एक के बाद एक। तो इसके क्या अच्छे चांसेस है कि एलआईसी का, क्योंकि अभी आईपीओ भी बीच में रिलीज किया था एलआईसी ने, तो काफी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आएगी। एक्चुअली इसके रिगार्डिंग्स मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके ज्यादा वैकेंसीज एलआईसी नहीं निकालेगा, क्योंकि ओके। अभी एलआईसी का जो एलआईसी अपने मॉडर्नाइजेशन लेवल पे जा रहा है। हम्म। तो हम्म। मैक्सिमम काम एलआईसी अपना ऑनलाइन कर रहा है। हम्म। एलआईसी ही ओवर स्टाफ्ड है। हम्म। तो आई डोंट थिंक सो कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन यदि हम सोचे कि लाइक एसबीआई की 2000 वैकेंसीज या जस्ट लाइक, हाँ तो वैसे ही इतनी नहीं वैकेंसी आएगी। आई डोंट थिंक। हाँ, हम्म। अराउंड जैसे एलआईसी पहले देता था, 500 हम्म। टू 700 के आसपास आपकी वैकेंसीज आएंगी। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी लोग इसके ऊपर बोल चुके हैं कि एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन होगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो आपका अनुभव क्या बोलता है, और आपको इस बारे में कितनी आपकी सोच जाती है कि क्या एलआईसी का भी प्राइवेटाइज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है ये। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी फ्यूचर में हम कुछ कह नहीं सकते, हम्म। लेकिन एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन जस्ट लाइक, क्योंकि एलआईसी का जो एसेट्स बेस है, हम्म। हम्म, वो बहुत लार्ज है। अभी आपने सुना होगा कि जैसे ही एलआईसी लिस्टेड हुआ तो वो वर्ल्ड के टॉप 10 इंश्योरर कंपनी में उनका नाम आ गया है। तो हम्म। ये एलआईसी का यदि इतना बड़ा एसेट बेस है, तो उसको आप ये कह रहे हैं कि उसका प्राइवेटाइजेशन, तो वो थोड़ा मजाक की बात हो जाएगी। तो नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसे ही एलआईसी के अंदर अपने करियर के पथ पे आगे बढ़ें और खूब नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।